हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलटी का। अभी तक कितनी क्लासेस हो गई थी? 26 क्लासेस हो गई हैं जो थ्योरी की क्लास है। ठीक है, ये थ्योरी की क्लास है। आज ये 27 क्लास होगी एलटी, रिगार्डिंग एलटी, और ये भी थ्योरी की होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम विलियम बटलर येट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड कमिंग, इनकी एक पोएम है ना, द सेकेंड कमिंग, वो पढ़ेंगे। छोटी है और इसीलिए मैंने सोचा है कि विलियम बटलर येट्स के जो एक डिटेल्ड बायोग्राफी है वो भी ले लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। थोड़ा सा बायोग्राफी भी उस आपके एलटी में जो सिलेबस दिया है ना, सिलेबस में जो राइटर है, राइटर का एक दो वर्क जो दिया है वो वर्क तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ जो राइटर है ना, राइटर के थोड़ा बहुत जानकारी भी आपको जाननी है कि उसका बायोग्राफी के बारे में। ठीक है, जैसे कि उनके बायोग्राफी है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। हर वीडियो में अभी तक मेरी जहाँ 26 क्लासेस हो चुकी हैं और पोइट्री ही मैंने कराया है। तो राइटर का है तो राइटर का मैंने डिटेल्ड बायोग्राफी भी दिया है, प्लस उनके जो वर्क है जो मेंशन है एलटी में वो हम करते चल रहे हैं। और आज ये 27 क्लास हो जाएगी जो कि आपकी थ्योरी की है। तो फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल को वॉच कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एलटी, टीजीटी, पीजीटी सभी की क्लासेस मिलेंगी। पीजीटी का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मैं जल्दी ही, आज ही हो सकता है आपको पीजीटी की एक क्लास मिले। ठीक है, टीजीटी पीजीटी दोनों का मिल जाएगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे WB येट्स। ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या है? विलियम बटलर येट्स। एक डिटेल्ड बायोग्राफी इनके बारे में जान लेते हैं। 1865 एंड 1939। तो अगर हम बात करें WB येट्स की, यानी कि विलियम बटलर येट्स की बात करें, तो ये आयरलैंड के एक ग्रेट पोएट थे। ठीक है, एक ग्रेट पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, एंड 20वीं सेंचुरी के ये सबसे इम्पोर्टेंट राइटरों में से एक थे, सबसे प्रोमिनेंट राइटरों में से एक थे 20वीं सेंचुरी के। कौन सी सेंचुरी से थे ये? 20वीं सेंचुरी के, 20वीं शताब्दी के। ये आपने ध्यान रखना है, प्रोमिनेंट राइटर में से एक थे ये आपके। और ये आपके जो WB येट्स है ना, ये थे क्या, ये भी ध्यान रखना है। WB येट्स ये पोएट भी थे, पोएट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, यानी कि ड्रामा भी ये लिखते थे, तो ये भी ध्यान रखना है, ड्रामेटिस्ट भी थे। ठीक है, इनकी ज़िंदगी ना आर्ट, पॉलिटिकल, एक तरफा प्रेम, मिस्टिसिज्म, ये सब का कॉम्बिनेशन की ज़िंदगी में सब देखने को मिलेगा। आर्ट भी देखने को मिलेगा, कला, राजनीति भी देखने को मिलेगी। इन्होंने एक तरफा प्रेम भी किया था, एक तरफा प्यार भी किया था। ठीक है, मॉड गॉन से, तो वो भी देखने को मिलेगा। और मिस्टिसिज्म, काफ़ी दिलचस्प कॉम्बिनेशन है इनकी ज़िंदगी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्ली लाइफ एंड एडुकेशन की अगर हम बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? तो जून 13, 1865 इन सैंडी माउंट डबलिन। तो ये याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था। आपने याद रखना है 13 जून 1865 को डबलिन, आयरलैंड के सैंडी माउंट इलाके में हुआ था, ये ध्यान रखना। फैमिली की अगर हम बात करें तो बॉर्न इनटू आर्टिस्टिक हाउस होल्ड। ठीक है, इनके परिवार की अगर हम बात करें तो ये एक आर्टिस्टिक हाउस होल्ड में पैदा हुए थे। आर्टिस्टिक मीन्स हिंदी में बात करूँ तो कलात्मक परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, इनके फादर की अगर मैं बात करूँ, इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम क्या था? जॉन बटलर येट्स था। ठीक है, इनका विलियम बटलर येट्स था ना, इनके फादर का नाम क्या था? जॉन बटलर येट्स था। ये आपने ध्यान रखना है नाम को, जो कि क्या थे? एक पेंटर थे। ओके, आगे चलते हैं। इनकी मदर की अगर हम बात करें तो इनकी माँ का नाम सुसान मैरी पोलेक्स फेन था। सुसान मैरी पोलेक्स फेन, ये ध्यान रखना है। सुसान मैरी पोलेक्स फेन फ्रॉम स्लाइगो, मतलब इनकी जो माँ थी ना, ये सुसान मैरी पोलेक्स फेन थी, जो किस परिवार से थी? स्लाइगो परिवार से थी। ठीक है, इनका जो परिवार था ये स्लाइगो से था। हुज लैंडस्केप्स लेटर इंस्पायर्ड मच ऑफ इट्स पोइट्री। तो ये ध्यान रखना है, स्लाइगो क्या था? स्लाइगो की अगर हम बात करें तो स्लाइगो के खूबसूरत नेचुरल सीन ने ईट के शुरुआती पोइट्री को काफ़ी प्रेरित किया। ठीक है, जो स्लाइगो का जो खूबसूरत सीन था, नेचुरल सीन था, उसकी वजह से ईट्स की जो शुरुआती पोइट्री थी उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, बचपन, इनकी शिक्षा, मतलब इनके एजुकेशन की बात करें, इनके बचपन की शिक्षा की बात करें अगर हम, ठीक है,
तो चाइल्डहुड स्पेंट बिटवीन आयरलैंड एंड इंग्लैंड, ये ध्यान रखना है। इनका जो बचपन बीता वो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच बीता, विच गेव हिम अ सेंस ऑफ कल्चर ड्यूलिटी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जिसकी वजह से इन्हें दोनों कल्चर की गहरी समझ थी, यानी कि आयरलैंड के कल्चर की भी गहरी समझ थी और इंग्लैंड के कल्चर की भी गहरी समझ थी, क्योंकि दोनों, इनका बचपन दोनों जगह बीता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एजुकेशन की अगर हम बात करें, इनके WB येट्स के एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना, ठीक है, 1 मिनट। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी जो शिक्षा हुई थी डबलिन के, ये याद रखना, इरास्मस स्मिथ हाई स्कूल डबलिन, ये आपने याद रखना है। इन्होंने डबलिन के इरास्मस स्मिथ हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी। ठीक है, अर्ली इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, इनकी शुरुआती प्रभाव, इनकी राइटिंग पे किसका प्रभाव था शुरुआत में, तो इंग्लिश रोमांटिक, स्पेंसर, शैली एंड आयरिश फोकलोर, तो ये अपने ध्यान रखना है। यानी कि शुरुआत में ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट जैसे कि स्पेंसर और शैली हो गए, और आयरलैंड के जो फोकलोर हैं, यानी कि फोकलोर मतलब जो लोक कथाएँ थी, उनसे काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट वर्क की बात करेंगे। इनका फर्स्ट वर्क कौन सा है? फर्स्ट वर्क की बात करेंगे तो इनका फर्स्ट वर्क है, ये ध्यान रखना, मोशाडा अ ड्रामेटिक पोयम है ये, जो कब आया था? 1886 में था, सेल्फ पब्लिश, जिसको इन्होंने खुद पब्लिश करवाया था, ये ध्यान रखना। मोशाडा इनका फर्स्ट वर्क है, ये बुक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड मोशाडा अ ड्रामेटिक पोयम 1886 में आई थी, जिसको इन्होंने खुद पब्लिश करवाया था। द आइलैंड ऑफ स्टेटस, ये ध्यान रखना, दूसरी ये वर्क है, द आइलैंड ऑफ स्टेटस, यानी कि ये जुवेनाइल पोयम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लव, नेशनलिज्म एंड मिस्टिसिज्म की अगर हम बात करें, इनके जीवन में प्रेम, राष्ट्रीयवाद एंड मिस्टिसिज्म यानी कि रहस्यवाद, ईट्स के लाइफ की अगर हम बात करें ना, तो ईट्स का जीवन और कला के 3 मुख्य ताकतों ने आकार दिया था उनके जीवन को और कला को। 3 ऐसी ताकत थी जो उनको एक आकार मिला उनके जीवन का, जैसे कि आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए हार्ट थोड़ा सा ब्रोकन है ना, यानी कि मॉड गॉन, इनका नाम क्या है? मॉड गॉन। ठीक है, म्यूज़ एंड अनरिक्वेटेड लव है ये ध्यान रखना, एक तरफा प्यार था। तो मॉड गॉन नाम की एक लड़की थी जिससे ईट्स जो थे वो एक तरफा प्यार कर रहे थे। मॉड गॉन पता नहीं कर रही थी कि नहीं, लेकिन ईट्स का ज़रूर प्यार इनकी तरफ से था, काफ़ी प्यार था। ठीक है, तो मेट इन 1889, ये इनसे कब मिले थे? 1889 में मिले थे, गॉन से मिले थे। बिकम हिज लाइफ लॉन्ग म्यूज़, ये इनकी पूरी ज़िंदगी की क्या बन गई? एक म्यूज़ बन गई। ठीक है, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर की एक प्रेरणा बनी रही। ठीक है, प्रपोज टू हर सेवरल टाइम्स 1891 ऑनवर्ड्स, ऑलवेज रिजेक्टेड। तो ये ध्यान रखना है कि 1889 में ये मॉड गॉन से मिले और तुरंत उनसे प्यार करने लगे, ये ध्यान रखना है। ये मॉड गॉन से जैसे ही मिले थे 1889 में, तुरंत इनको क्या हो गया? लव हो गया, इनसे प्यार हो गया। और मॉड गॉन इनकी ना ज़िंदगी भर की म्यूज़ बनी रही, यानी कि प्रेरणा बनी रही। जब भी ये पोइट्री वगैरह लिखते थे ना, तो इन्हीं से ये प्रेरित होकर लिखते थे, मैडगॉन के बारे में ही लिखते थे, ये ध्यान रखना है, मतलब मैडगॉन से ही प्रेरित थे। लेकिन इनका प्यार एक तरफा रहा, ये भी याद रखना है। ठीक है, इनका प्यार जो था ये एक तरफा रहा है। अब इन्होंने क्या किया? 1891 में इन्होंने क्या किया? मॉड गॉन से कई बार शादी का प्रपोजल भी रखा, सेवरल टाइम इन्होंने उनको प्रपोज किया 1891 तक। ठीक है, लेकिन हर बार क्या हुआ? हर बार मॉड ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हर मैरिज टू जॉन, ये नाम याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा दिलचस्प है, जॉन मैकब्राइड। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। इन्होंने शादी किससे की थी? तो जॉन मैकब्राइड से की थी 1903 में। किसने? मॉड गॉन ने किया था। हालांकि ईट्स से नहीं किया था, ईट्स तो बार बार प्रपोज कर रहे थे, शादी करने का प्रपोजल रख रहे थे, लेकिन वो हर बार मॉड क्या करती थी? वो मना कर देती थी। और मॉड को हो सकता था कुछ अलग ही था, यानी कि इन्होंने दूसरे से शादी कर ली, तो इन्होंने 1903 में जॉन मैकब्राइड से शादी कर लिया था, और जिसके कारण क्या हुआ? ईट्स का जो दिल था वो टूट गया, चकनाचूर हो गया, इस ब्रोकन हार्ट की तरह। आगे चलते हैं। इवन प्रपोज टू गॉन्स डॉटर, ठीक है, इवेंट्स प्रपोज टू गॉन्स डॉटर इशोल्ट,
ठीक है। इशोल्ट मैकब्राइड ऑल्सो रिफ्यूज्ड। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि दिलचस्प बात यह है, ये दिलचस्प बात है कि बाद में ईट्स ने क्या किया, मॉड की बेटी इशोल्ट मैकब्राइड को भी शादी का प्रपोजल दिया, लेकिन इसने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। बड़ी दिलचस्प बात है, मतलब माँ को भी प्रपोज किया, बाद में बेटी भी हो गई, शायद उतनी बड़ी हो गई इशोल्ट मैकब्राइड, या फिर बड़ी दिलचस्प बात है कि बेटी को भी इन्होंने क्या किया, प्रपोजल दिया शादी का, बट उसने भी क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, इसी दौरान क्या हुआ, अफेयर विद ओलिविया शेक्सपियर, ठीक है, 1894-97, ठीक है। उसी बीच इनका क्या हुआ, उसी दौरान ओलिविया शेक्सपियर के साथ भी इनका छोटा सा प्रेम संबंध, लव रिलेशन चला, ठीक है। मेनी ऑफ हिज ग्रेटेस्ट लव पोएम वर इंस्पायर्ड बाय मॉड गॉन। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। कि इसी दौरान उनको ओलिविया शेक्सपियर के साथ भी इनका छोटा बहुत रिलेशन चला, और ईट्स की जितनी भी ग्रेट पोएम है, जितनी भी पोइट्री है, वो मॉड गॉन से प्रेरित है। कई पोइट्री, ऐसा नहीं मैं सकता पूरी पोइट्री, कई पोइट्री उनकी जितनी भी ग्रेट वर्क हैं, ग्रेट पोइट्री है, ग्रेट पोएम जो भी है, वो मॉड गॉन से ही प्रेरित हैं, ये ध्यान रखना। आयरिश अगर नेशनलिज्म की बात करें, यानी कि आयरिश राष्ट्रवाद की अगर बात करें, तो बिलीव्ड इन कल्चर नेशनलिज्म, रिवाइविंग मिथ, लेजेंड एंड लिटरेचर। तो ये ध्यान रखना, ईट्स का जो था ना, वो कल्चर नेशनलिज्म से ज़्यादा किस पर ध्यान देते थे, इनका मानना किस पे था, तो जो राजनीतिक राष्ट्रवाद था, यानी कि कल्चर नेशनलिज्म से ज़्यादा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में इनका विश्वास था, ज़्यादा विश्वास इसी में करते थे, ठीक है। मतलब इसी में करते थे, कल्चर नेशनलिज्म में ही करते थे, ये ध्यान रखना, इसमें इनका विश्वास था। पॉलिटिकल जो राष्ट्रवाद था, जो नेशनलिज्म था, उससे ज़्यादा वो कल्चर नेशनलिज्म में विश्वास रखते थे। इनका मानना ये था कि आयरलैंड की असली पहचान उसकी पुरानी लेजेंड्स, पुराने मिथ, ठीक है, पुरानी कहानियाँ, पुराने मिथ, लिटरेचर को फिर से जीवित करने में है, ठीक है। की फिगर की अगर हम बात करें, तो की फिगर इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल विद लेडी ग्रेगरी जेएम सिनेज, ठीक है, सिंज भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आ जाता है शॉन ओक्रेशी, ठीक है, शीन ओक्रेशी। तो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने लेडी ग्रेगरी, जेएम सिंज और शॉन ओकेसी जैसे राइटर के साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाया, आयरिश लिटरेरी मूवमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। ये एक मूवमेंट था, इन्होंने इसको स्टार्ट किया, किसके साथ मिलकर, दोनों, ये सभी नाम याद रखना है। W.B. ईट्स तो थे ही, इन्होंने W.B. ईट्स ने मिलकर लेडी ग्रेगरी, जेएम सिंज और शॉन ओकेसी, ये तीनों राइटर से साथ मिलकर इन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल की मूवमेंट की शुरुआत किया था। ये एक मूवमेंट था, इस मूवमेंट का इन्होंने क्या किया है, शुरुआत किया है, इतने सारे राइटर के साथ मिलके, ठीक है। फिर आगे देखेंगे रिफ्यूज्ड, आगे बात करेंगे रिफ्यूज ऑफ ब्रिटिश नाइटहुड 1915 अफर्म आयरिश लॉयल्टी। तो मतलब यहाँ पे कहा कि आयरलैंड के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए इन्होंने 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई नाइटहुड की जो टाइटल थी वो लेने से इनकार कर दिया। मतलब इनको ब्रिटिश की तरफ से मिल रहा था, नाइटहुड मिल रहा था, बट इन्होंने आयरलैंड के प्रति अपनी वफादारी को साबित करने के लिए इसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि इनको ब्रिटिश नाइटहुड कब मिल रहा था, 1915 में, जिसको इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया। किस वजह से, आयरिश लॉयल्टी, रीज़न यही था, ठीक है, आयरिश लॉयल्टी को साबित करने के लिए। ये चीज़ें याद रखनी, कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसमें जो आपने याद रखनी है। मिस्टिसिज्म एंड द ऑक्युल्ट की अगर हम बात करें, यानी कि रहस्यवाद और गुप्त जो उनका जॉनरा है, ज्वाइन द, अगर हम बात करें इसमें, ज्वाइन द हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन 1890। मतलब ईट्स को अगर बात करें, ईट्स की, तो जो अलौकिक शक्तियाँ होती थी, स्पिरिट्स होते थे, सीक्रेट नॉलेज होते थे, इसमें काफ़ी गहरी इनकी दिलचस्पी, मतलब इसमें इंटरेस्टेड रहते थे ये, जैसे कि अलौकिक शक्तियाँ हैं, मिस्टिसिज्म, और फिर जो स्पिरिट्स वगैरह है, जो आपके सीक्रेट नॉलेज है, गुप्त ज्ञान वगैरह, इसमें काफ़ी ये गहरी दिलचस्पी रखते थे, ठीक है। और इसी रीज़न से ये क्या हुआ कि ये हार्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन 1890 एंड द घोस्ट क्लब जैसे कई वो थे, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन थे, उसके ये मेंबर बन गए, ठीक है। इसके हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था,
ठीक है, एक संगठन था जिसको बोल सकते हैं। और ये ना सीक्रेट, मतलब सीक्रेटली वाला, जैसा गुप्त होता नहीं है, गुप्त संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी को उतना पता नहीं रहता। इसके भी ये क्या बन गए थे, मेंबर बन गए थे। ये ग्रुप था, इसके ये मेंबर बन गए थे, और इसके भी मेंबर बन गए थे घोस्ट क्लब का। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हार्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन एंड घोस्ट क्लब जैसे कई गुप्त संगठन थे, इसके ये सदस्य बन गए थे, मेंबर बन गए थे। बिलीव्ड इन एसोटेरिक फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल सिम्बल्स, तो ये किस में बिलीव करते थे, ये भी ध्यान रखना है। ये मतलब इनकी जो थी ना, ये एसोटेरिक फिलोसफी में बिलीव करते थे, स्पिरिचुअल सिम्बल्स में बिलीव करते थे, ये आपने ध्यान रखना है। हिज मिस्टिकल विजन स्ट्रांगली शेप्ड वर्क्स लाइक अ विजन, ये आपने ध्यान रखना है। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है अ विजन, 1925 में आया था, रिवाइज ये 1937 में आया था। ये अ विजन जरूर याद रखना है। ये जो अ विजन था ना, ये ध्यान रखना है, इनकी मिस्टिकल सोच, इनकी मिस्टिकल जो विज़न है, इनकी पोइट्री, इनकी फेमस बुक अ विजन में साफ तौर पर दिखाई देता है कि इनकी सोच कैसी थी। थोड़ा मिस्टिकल थॉट के थे ये, यानी कि रहस्यमयी सोच के थे, ठीक है, जिसमें इन्होंने इतिहास और इंसानियत के चक्रों के बारे में अपने फिलॉसफी दिए हैं, अपने सिद्धांत दिए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मिस्टिकल विज़न के थे, थोड़ा सा रहस्यमयी सोच के थे, और इनकी पोइट्री में हमें ये सब देखने को मिलता था साफ तौर पर, स्पेशली अ विजन में ये इनका वर्क था, ठीक है। मतलब इतिहास के बारे में बताते थे, इंसानियत के चक्र के बारे में बताना, इंसानियत की सर्कल्स के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें। आज की जो पोएम है इसी पे शायद बेस्ड है, यही सब पढ़ने वाले हैं। एबी थिएटर की अगर हम बात करें एंड कल्चर लीडरशिप की अगर बात करें, दी एबे थिएटर इन्हीं से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखना, दी एबे थिएटर या कल्चर लीडरशिप। एबे थिएटर इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना। एबी थिएटर जो था वो, अगर उसकी बात करें, एबी थिएटर या कल्चर लीडरशिप की बात करें, तो 1899 को फाउंडेड आयरिश लिटरेरी थिएटर विद लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन एंड जॉर्ज मूर। तो ये नाम याद रखना है कि 1899 में ईट्स ने लेडी ग्रेगरी और अन राइटर के साथ मिलकर आयरिश लिटरेरी थिएटर की भी स्थापना की थी। आयरिश लिटरेरी थिएटर की, इसकी भी स्थापना इन्होंने ही किया था, इसको सेटअप इन्होंने ही किया था, ठीक है। इसकी स्थापना की थी, इसका सेटअप किया था किसने, तो को फाउंडेड था 1899 में, ठीक है। इसकी स्थापना किया गया था, इसको फाउंड किया गया था। और कौन कौन थे, तो ये नाम अपने लेडी ग्रेगरी वगैरह, ये नाम आपने याद रखनी है। आगे आएंगे विद द, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो फैक्ट है, ठीक है। तो विद द फे ब्रदर्स और एनी हॉर्नीमैन, ठीक है, हॉर्नीमैन के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, इट विवॉल्व इनटू द आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी। तो ये इनके साथ, यानी कि जो फे ब्रदर्स थे और हैनी हॉर्नीमैन, इन दोनों के साथ मिलकर, इन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने आयरिश राष्ट्रीय जो था, मतलब आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी के रूप में विकसित हुआ। फिर क्या हुआ कि 1904 में, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद रखना। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये सब पूछ सकता है, और आएगा ही, है ना। आपके WB इट्स है LT में आएगा ही, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। 1904 में क्या होता है, ओपन द एबे थिएटर, द एबे थिएटर इन डबलिन, फर्स्ट स्टेट सब्सिडाइज्ड थिएटर इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। तो ये अपने याद रखना है कि 1904 में ये जो इंस्टीट्यूशन था, ये जो आपका संस्था थी, ये आगे चलकर 1904 में द एबे थिएटर के रूप में डबलिन में खुली, और ये इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया का पहला गवर्नमेंट सहायता प्राप्त थिएटर था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दी एबी थिएटर ये डबलिन में खुला था 1904 में, और इसको को फाउंडेड कब किया गया था, 1899 में ग्रेगरी, मार्टिन और मूर के द्वारा, आपके ये क्या बोलते हैं, WB ईट्स के द्वारा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे की अगर हम बात करें, बिकेम अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर आयरिश ड्रामा एंड कल्चर आइडेंटिटी। तो एबी थिएटर आयरिश प्ले और कल्चर आइडेंटिटी के लिए एक नेशनल स्टेज भी बन गया था, एक नेशनल प्लेटफॉर्म भी बन गया था, ये आपने ध्यान रखना है। किसके लिए, आयरिश ड्रामा के लिए, यहाँ पे आयरिश ड्रामा वगैरह होते, मतलब परफॉर्म्ड होते थे, और कल्चर आइडेंटिटी के लिए ये एबी थिएटर क्या बन गया था, एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन गया था, ठीक है। लेटर लाइफ एंड मैरिज एंड नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैरिज इन्होंने कब किया था, 1917 में किया था। 1917 में इन्होंने एट द एज 52 इट्स मैरिड। नाम क्या था, ये आपने ध्यान रखना है। नाम की अगर हम बात करें
तो जॉर्जी हाइड लीस 25 ईयर्स ओल्ड थी। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है कि इन्होंने 1917 में 52 साल की उम्र में ईट्स ने 25 साल की जॉर्जी हाइड लीस से शादी की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये कितने साल के थे? 52 साल के थे। और ये इनकी वाइफ कितने साल की थी? 25 साल की। तो ये नाम याद रखना है। ओके, आगे चलेंगे। तो जो जॉर्जी थी वो प्रैक्टिस्ड ऑटोमेटिक राइटिंग। ठीक है, जो जॉर्जी थी वो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक राइटिंग, क्लेमिंग स्प्रिट कम्युनिकेशन। तो जो जॉर्जी थी ना, ऑटोमेटिक राइटिंग करती थी। इनकी पत्नी जो जॉर्जी थी वो ऑटोमेटिक राइटिंग करती थी, जिसमें ये क्लेम करती थी कि वो जो स्पिरिट्स हैं, जो आत्माएं हैं, उनके संपर्क करके लिखवाती हैं। वो क्लेम करती थी ये, इनकी जो पत्नी जॉर्जी थी वो ऑटोमेटिक राइटिंग करती थी। ठीक है, और जिसमें वो ये दावा करती थी कि जो आत्माएं हैं वो उनसे कनेक्ट करके लिखवाती हैं, उनसे संपर्क करके लिखवाती हैं। तो इस मिस्टिकल राइटिंग ने ईट्स के बाद के वर्क जो है, स्पेशली अ विज़न को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया है। नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें तो 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना। अवॉर्डेड फॉर एक्सप्रेसिंग द स्पिरिट ऑफ होल नेशन। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था। ये प्राइज़ उन्हें हमेशा प्रेरित करने वाली पोइट्री के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। पॉलिटिकल रोल की अगर हम बात करेंगे, सर्व्ड एज अ आयरिश सेनेटर। तो इन्होंने एक आयरिश सेनेटर के रूप में भी सेवा की थी, ये ध्यान रखना है। मतलब ये आयरलैंड की आज़ादी के बाद आयरिश सेनेट के सदस्य भी रहें। कब से कब तक रहें? तो 1922 से लेकर 1928 तक ये आयरिश सेनेट भी रहे हैं। ठीक है, इन द फ्री स्टेट, ये ध्यान रखना। 1936 में एडिटेड ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ मॉडर्न वर्सेस इन्होंने एडिट किया, ये भी ध्यान रखना है। एंड अफर्मिंग हिज लिटरेरी ऑथरशिप। डेथ एंड लेगेसी की अगर हम बात करें, थोड़ा जल्दी चलेंगे। डेथ एंड लेगेसी की अगर हम बात करें, यानी कि डेथ, मृत्यु और विरासत की, इनको मतलब मिला क्या, मरने के बाद इनको कितना लोग क्या मतलब याद भी कर रहे हैं या नहीं, इनको क्या मिला, यानी कि मरते मतलब जब ये जिंदा थे तो क्या क्या लिखें, क्या क्या इन्होंने विरासत पाई, क्या रेपुटेशन मिला इनको। डाइट की अगर हम बात करें तो जनवरी 28, 1939, ये ध्यान रखना है। और मेंटन फ्रांस, मतलब इनका जो निधन हुआ, इनकी जो डेथ हुई 28 जनवरी 1939 को फ्रांस के मेंटन शहर, ये एक सिटी है मेंटन सिटी में हुआ था। ठीक है, टेम्परेरी ब्यूरियल इन फ्रांस, इनको टेम्परेरी वहीं पे दफना दिया गया था फ्रांस में ही, क्योंकि फ्रांस के मेंटन शहर में हुआ था इनकी डेथ हुई थी। और टेम्परेरी क्या कर दिया गया था, इनको वहीं पे दफना दिया गया था। मतलब इनके इच्छा के अनुसार इन्हें पहले फ्रांस में दफनाया गया और कुछ सालों के बाद इनके जो लेटर री एंटर्ड इन ड्रमक्लिफ, स्लाइगो, आयरलैंड। तो ये याद रखना है, पहले तो इन्हें फ्रांस में दफनाया गया, दिन क्या हुआ, कुछ सालों के बाद इनके जो हड्डियाँ वगैरह थे, अवशेष वगैरह थे, उनको क्या किया गया, आयरलैंड के स्लाइगो में लाकर फिर से दफनाया गया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनकी कब्र पर लिखा है, एपिटैफ लिखा हुआ है, कब्र पर कुछ लाइनें लिखी गई हैं। वो लाइनें क्या है, अंडर बेन बलबन। ठीक है, अंडर बेन बलबेन की आखिरी लाइनें लिखी हैं। क्या है, कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्स मैन पास बाई। तो ये लाइनें लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है यही पूछ ले, तो भाई इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जैसे कि आपके किड्स के उसके टूम पे लिखा है, शेक्सपियर के टूम पे लिखा है, उसी तरह इनके भी टूम पे लिखा है ये लाइनें, तो ये ध्यान रखना है। दिस फाइनल मैसेज रिफ्लेक्ट स्टोइक डिटैचमेंट एंड करेज की ट्रेड्स ऑफ इट्स लेट फिलोसफी। तो ये इसका साफ साफ मतलब ये है कि कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, यानी कि जीवन और डेथ पर एक ठंडी, यानी कि एक शांत और निर्भीक नज़र डालो। हॉर्समैन, हे घुड़सवार, पास बाई, आगे बढ़ जाओ। तो ये जो है ना, ये उनके जीवन के अंतिम फिलॉसफी को दिखाता है, अंतिम दर्शन को दिखाता है, यानी हिम्मत और शांति के साथ जीवन और डेथ का सामना करना। मेजर वर्क्स की अगर बात करें, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। पोएम बहुत छोटी सी है, आई थिंक 20 लाइन की होगी, बहुत ही छोटी है, लेकिन इनका जो क्या बोलते हैं, अब इनकी जो डिटेल्ड बायोग्राफी है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मेजर वर्क एंड पोइट्री कलेक्शन की बात करें, इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं। तो शोकेसिंग ईट्स डेवलपमेंट इन स्टाइल, फिलोसफी एंड थीम्स। तो ये ध्यान रखना है कि ईट्स की, अगर हम ईट्स के वर्क की बात करें ना, ईट्स के राइटिंग्स में उनकी स्टाइल, उनके फिलोसफी, उनके थीम का विकास साफ तौर पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, उनके वर्क में ना, उनके वर्क को ना 4 मेन पार्ट्स में
डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि पहला है पोइट्री कलेक्शन, जैसे कि हम बात करें, पहला है पोइट्री कलेक्शन। ये जो कलेक्शन होते हैं ना, ये दिखाते हैं कि कैसे ईट्स एक रोमांटिक पोएट से एक रोमांटिक पोएट से वो कैसे बन गए एक गहरे दार्शनिक, एक मॉडर्न पोएट कैसे बने। यानी कि एक रोमांटिक पोएट से बनते बनते वो एक डीप फिलोसोफर कैसे बन गए, एक मॉडर्न पोएट कैसे बने। तो देखेंगे द वॉन्डरिंग्स ऑफ, ये नाम याद रखना है, द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओएशिन एंड अदर पोएम्स। ये पोइट्री का कलेक्शन है, 1889 में आया था। ये इनका फर्स्ट कलेक्शन है जिसने उन्हें एक पोएट के रूप में पहचान दिलाई थी, यही द वॉन्डरिंग ऑफ ओएशिन एंड अदर पोएम्स। ठीक है, अर्ली कलेक्शन है, मैंने यहाँ पे बता दिया है, बेस्ड ऑन आयरिश माइथोलॉजी एंड रोमांटिक इमेजरी। तो ये किस पे बेस्ड है ये भी ध्यान रखना है। ये जो पोएम है ये आयरलैंड की जो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी को हिंदी में अगर मैं बोलूँ ना तो पौराणिक जो कथाएं होती थी और रोमांटिक इमेजरी यानी कि रोमांटिक कल्पना पर पूरी तरह से ये बेस्ड है। ठीक है, इस्टेब्लिशेस इट्स रेपुटेशन, ये इसने क्या किया, ईट्स की जो रेपुटेशन है उसको इस्टेब्लिश कर दिया, तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर पे आएंगे द विंड अमंग द रीड्स, ये 1899 में आया था। ये सारे पोइट्री कलेक्शन है, याद रखना है। ठीक है, ये जो कलेक्शन था, हाई पॉइंट्स ऑफ इट्स अर्ली लिरिकल स्टाइल, थीम्स है अनरिक्वेटेड लव इंस्पायर्ड बाय मॉड गॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोनों ही। मतलब ये जो कलेक्शन है ना, ये जो आपका कलेक्शन द विंड अमंग द रीड्स, ये जो कलेक्शन है इसको याद रखना है, 1899 में आया था। ये कलेक्शन ईट्स के जो शुरुआती लिरिकल स्टाइल का शिखर माना जाता है, यानी कि उन्होंने यहाँ पे लिरिकल स्टाइल का यूज़ किया और उसका शिखर माना जाता है। इसमें मेनली अगर देखा जाए तो एक तरफा प्रेम का थीम दिखाया गया है जो मॉड गॉन से प्रेरित है, इंस्पायर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दी वाइल्ड स्वान्स एट कूल, ये कब आया था, ये 1919 में आया था। इस कलेक्शन में ईट्स के जो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ईट्स की जो स्टाइल में एक बड़ा बदलाव आया था। इनकी पोइट्री अब ज़्यादा सीधी और पर्सनल हो गई थी, यानी कि धीरे धीरे उनके लिखने में बदलाव आता गया। वो एक रोमांटिक पोएट के साथ साथ एक दार्शनिक पोएट बन गए, एक मॉडर्न पोएट भी बन गए। धीरे धीरे उनकी राइटिंग में भी बदलाव आता गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वाइल्ड स्वान्स एट कूल, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या दिखाया, इसमें यही सारी चीज़ें देखी, जैसे बढ़ती उम्र, समय का बीतना, आयरलैंड का जो पॉलिटिकल उथल पुथल, ये सारी थीम थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया सब। चलिए आगे बढ़ेंगे। द टॉवर, अगला जो इनका वर्क है 1928 में आया था, द टॉवर। इसमें क्या था, कंसिडर्ड एज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कलेक्शन। ठीक है, ये तो जो द टॉवर था ना, ये ईट्स का सबसे ग्रेट कलेक्शन में से एक माना जाता है, एक महान कलेक्शन में से एक माना जाता है। इसमें क्या था ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कुछ फेमस पोइट्री शामिल है द टावर में। ये सारी पोइट्री कलेक्शन है ना जो अभी मैं बता रही हूँ, ये सारा आपका पोइट्री कलेक्शन है, ये आपने ध्यान रखना है, ये पोइट्री कलेक्शन है। और इसमें कौन कौन सी पोएम थी शामिल थी, जैसे कि सेलिंग टू, ये नाम याद रखना है, सेलिंग टू बाई जेंटियम, ये पोएम शामिल थी। उसके बाद अमंग स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, ये भी पोएम शामिल थी, है ना। उसके बाद लीडा एंड द स्वान, ये भी पोएम शामिल थी, किसमें, द टावर में। यह आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसकी थीम की अगर हम बात करें, द टावर की अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसमें इन्होंने मोर्टेलिटी के बारे में बात की है। मोर्टेलिटी यानी कि डेथ के बारे में, आर्ट के बारे में बात किया है इन्होंने साइकिलिकल हिस्ट्री के बारे में बात की है, यानी कि जो आप बोल सकते हो ना साइकिल मतलब चक्र, इतिहास का जो चक्र है जो चला आ रहा है इतिहास का, उसके बारे में बात की है। फिर आ जाएंगे द वाइंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स, ये 1933 में आया था। द वाइंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स, कंपेनियन टू द टावर, ये टावर का ही कंपेनियन है, ये ध्यान रखना है, यानी कि टावर का ही साथी कलेक्शन माना जाता है ये। मोर फिलोसफिकल एंड सिम्बॉलिक एक्सप्लोर बॉडी वर्सेस स्पिरिट, तो ये ध्यान रखना है, इसमें भी बहुत ज़्यादा दार्शनिक चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसमें जैसे कि बॉडी एंड स्पिरिट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को खोजा गया है। लास्ट पोएम्स की अगर हम बात करें तो 1939 में आया था, ये पॉस्थुमस था, ये अपने ध्यान रखना है, यानी कि इनके डेथ के बाद ये कलेक्शन आया था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, जो बहुत ही डार्क था, रिफ्लेक्टिव था, डेफिएंट पोएम्स थी, कन्फ्रंट ओल्ड एज एंड डेथ एंड विद करेज। इंडिविजुअल पोएम की अगर हम बात करें, ये तो था पोइट्री कलेक्शन जो भी हमने पढ़ा। ठीक है,
यानी कि कई पोइट्री इसमें रहती है। लेकिन अब इंडिविजुअल की अगर बात करें, जो पोएम इंडिविजुअल पब्लिश हुई यानी कि एक पब्लिश हुई, सम ऑफ इट्स आइकॉनिक पोएम दैट स्टैंड अपार्ट, जैसे कि ये लोग अकेले अकेले पब्लिश हुए थे, ठीक है, अपने आप में ही ईट्स की पहचान बन गई थी। ये कुछ पोइट्री भी थी इंडिविजुअल पोएम, जैसे कि द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, ये कब आया था 1890 में। रोमांटिक लॉन्गिंग फॉर पीस एंड नेचर पे इन्होंने लिखा था, यानी कि नेचर के बीच जो शांतिपूर्ण जीवन है उसके लिए एक रोमांटिक चाहत को दिखाती है, ठीक है। ईस्टर है 1916 में आया था ईस्टर। ऑन द ईस्टर राइजिंग अ ट्रिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, तो आयरलैंड का जो ईस्टर विद्रोह हुआ था उस पर लिखी गई एक बहुत ही बोल सकते हो बहुत ही शक्तिशाली पोएम है। इसकी फेमस लाइन यही है, आ ट्रिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, ठीक है। आगे चलेंगे द सेकेंड कमिंग, आज जो पढ़ने वाले हैं यही है द सेकेंड कमिंग। ये कब आया था 1919 में, यानी कि अपोकैलिप्टिक विजन ऑफ केओस एंड रिबर्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं अपोकैलिप्टिक, ठीक है, अपोकैलिप्टिक विजन ऑफ केओस एंड रिबर्थ, ठीक है। तो ये द सेकेंड कमिंग जो है ये 1919 में आया था। इसमें इन्होंने क्या दिखाया, यानी कि दुनिया में जो फैली अराजकता है, यानी कि जो केओस है, और एक नए, ठीक है, एक नए यानी कि आप बोल सकते हो जो फियर एज के आगमन का भविष्यवाणी है, इसमें इन्होंने दिखाया है, ठीक है। यानी कि दुनिया में जो जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसके बाद कैसी अराजकता फैल गई, यानी कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसके बाद अराजकता फैली, कैसा दुख फैला, फिर उसके बाद एक फियर एज का आगमन होने वाला था, ऐसी भविष्यवाणी ये इसमें करते हैं, पढ़ेंगे अभी समझेंगे। फिर आ जाएगा सेलिंग टू बाइजेंटियम, ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंटियम ये 1928 में आया था। एंड ओल्ड एज आर्ट एंड स्पिरिचुअल इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं, बुढ़ापा, आर्ट, आत्मा की अमरता, इस पर ये बात करते हैं। फिर आ जाएगा लीडा एंड द स्वान, ये भी 1928 में आया था। मिथिकल वायलेंस है, ठीक है, पौराणिक हिंसा की कहानी है जो फोर शेडविंग हिस्ट्री ट्रोजन वॉर, यानी कि ट्रोजन युद्ध जैसी हिस्टोरिकल इवेंट्स की भविष्यवाणी करती है। अमंग स्कूल चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो 1928 में आया था ब्लेंड्स फिलोसफी एजिंग एंड यूनिटी, ठीक है, अमंग स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, इसमें फिलोसफी दिखाई गई है, इसमें एजिंग यानी कि बुढ़ापा दिखाया गया, इसमें यूनिटी यानी कि एकता की खोज, सारी चीज़ों को मिला के दिखाया गया है। फिर है एन आयरिश एयरमैन फॉर सी हिज डेथ, तो ये कब आया था 1919 में। इसमें स्टोइक एक्सेप्टेंस ऑफ फेट इन वॉर, यानी कि वॉर में एक सैनिक द्वारा अपनी डेथ की, अपनी मृत्यु को शांत स्वीकार को दिखाना, मतलब एक जो क्या बोल सकते हैं, एक युद्ध में एक सैनिक है जो अपनी डेथ को क्या कर रहा है, बहुत ही शांत तरीके से उसको स्वीकार कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। बाइजेंटियम भी है 1930 में आया था, कंपेनियन टू सेलिंग टू बाइजेंटियम सिंबल ऑफ इटर्निटी, यानी कि ये सेलिंग टू बाइजेंटियम का ही कंपेनियन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जो सिंबल ऑफ इटर्निटी यानी कि अनंत काल का सिंबल है। प्लेस की अगर हम बात कर लेते हैं इनके प्लेस की, तो ईट्स रोल इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल एंड एबे थिएटर, तो ईट्स ने क्या किया था, अगर हम इनके प्लेस की बात करें तो ईट्स ने एबे थिएटर की स्थापना में कुछ इंपॉर्टेंट भूमिका रोल निभाया और कई उन्होंने मेमोरेबल प्लेस लिखे, जैसे कि देख सकते हैं कौन सा था, कैथलीन नी हुलीहॉर्न, ठीक है, कैथलीन नी हुलीहॉर्न, ये इनका प्ले था, ड्रामा था, जो कब आया था 1902 में आया था, ठीक है। ये क्या था, नेशनलिस्ट एलिगरी थी, आयरलैंड एज एन ओल्ड वुमेन कॉलिंग मेन टू सेक्रीफाइस, ठीक है, एक राष्ट्रवादी प्ले था ये, ठीक है, नेशनलिस्ट एक ड्रामा था, प्ले था, जिसमें आयरलैंड को एक ओल्ड वुमेन के रूप में दिखाया गया, आयरलैंड को जो युवाओं से बलिदान मांगती है, इस तरह इन्होंने इसमें दिखाया आयरलैंड को एक ओल्ड वुमेन के रूप में। फिर आ जाएगा द काउंटेस कैथलीन, ये कब आया था 1892 में, इनका प्ले था द काउंटेस कैथलीन। नोबल वुमेन सेल्स हर सोल टू सेव हर पीपल फ्रॉम फेमाइन, ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया, इसमें एक ऐसे नोबल वुमेन को दिखाया गया है, एक ऐसे नोबल महिला की कहानी दिखाई गई है जो अकाल से अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेचती है, कुछ इस तरह दिखाया गया है। द लैंड ऑफ हार्ट डिज़ायर 1894 में आया था, ये आपका कहाँ पे आया था 1894 में। इसमें इन्होंने क्या दिखाया, फेरी वर्ल्ड वर्सेस ह्यूमन लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटर्नल यूथ के बारे में दिखाया गया है, तो ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाएंगे यानी कि परियों की दुनिया और इंसानी जीवन के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है। फिर आ जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट वन पे आएंगे अपना ऑन बेल्स स्टैंड,
ऑन बेल्स स्टैंड, ये कब आया था? 1904 में आया था। ट्रेजेडी ऑफ, ये आपने ध्यान रखना है, ट्रेजेडी ऑफ ये किस पे बेस्ड है? तो हु किल्स हिज ओन सन अननोइंगली, मतलब ये जो प्ले है ना, ये जापान का एक नाम है उसका, जापान का एक ट्रेडिशनल प्ले है नू ड्रामा से ये फेमस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ट्रेजेडी ऑफ कुचुलेन, हु किल्स हिज ओन सन अननोइंगली, यानी कि कुचुलेन की ट्रेजेडी, जो अनजाने में ही अपने बेटे को मार देता है। और ऐसा कहा जाता है ये जो ऑन बेल्स स्टैंड है ना, ये जो प्ले है ना, ये जापान के एक ट्रेडिशनल नू ड्रामा है। नू, अगर मैं हिंदी में एक नू ड्रामा है, उससे प्रेरित है, जिसमें रिचुअल्स, म्यूज़िक और क्या है, मिथ, तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है। 4 प्लेज ऑफ डांसर्स, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, इंस्पायर्ड बाय जापानीज नू ड्रामा, ये आपने ध्यान रखना है। सॉरी, इसका मैंने बता दिया, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे मैंने इसका सही है। ऑन बेल्स स्टैंड जो है ये 1904 में आया था। ये ट्रेजेडी ऑफ कुचुलोन, ठीक है, ये कुचुलोन की ट्रेजेडी है, जो क्या करता है ये अपने ध्यान रखना है। यानी कि आयरलैंड के एक महान योद्धा है जिसका नाम है कुकलीन, भी पढ़ सकते हो आप इसको, कुकलीन। ठीक है, कुकलीन की ट्रेजेडी, जो अनजाने में ही क्या कर देता है, अपने बेटे को मार देता है। इसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं। अच्छा, यहाँ पे है 4 प्लेज ऑफ डांसर्स, ये 1928 में आया था। ठीक है, ये इंस्पायर था जापानीज नू ड्रामा का। ठीक है, रिचुअल, ये आपने ध्यान रखना है, इन सभी का कॉम्बिनेशन था। रिचुअल, स्टाइलाइजेशन, मिथ कंबाइंड। ठीक है, ये सारे इसमें, यानी कि रिचुअल्स था, अनुष्ठान थे, संगीत था, मिथ था, इन सभी का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता था। और ये प्ले जापान के एक ट्रेडिशनल नू ड्रामा से प्रेरित था, ये वाला 4 प्लेज ऑफ डांसर्स। बाकी ये तो ऑन बेल्स स्टैंड, ये कुकुलिन की ट्रेजेडी दिखाता है। प्रोज वर्क की अगर हम बात करें तो इनके प्रोज वर्क भी कुछ हैं, जैसे कि द सेल्टिक ट्विलाइट है, 1893 में आया था इनका प्रोज वर्क। ठीक है, इनके प्रोज वर्क में हमें क्या देखने को मिलता है? मिस्टिसिज्म देखने को मिलता है, फिलॉसफी एंड कल्चर आइडियाज़ देखने को मिलता है, रहस्यवादी दार्शनिक विचार को समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि द सेल्टिक ट्विलाइट, ये कब आया था? 1893 में आया था। ये एसेज स्केचेस ऑन आयरिश फोकलोर एंड सुपरनेचुरल टेल्स की बात करता है, यानी कि ये आयरलैंड के जो सुपरनेचुरल टेल्स हैं और आयरलैंड्स के जो आयरिश फोकलोर हैं और जो सुपरनेचुरल टेल्स हैं, उन कहानियों पर ये बेस्ड एक कलेक्शन है एस्से का। ठीक है, ये सेल्टिक रिवाइवल मूवमेंट की एक प्रमुख बुक है। ठीक है, अ की टेक्स्ट ऑफ द सेल्टिक रिवाइवल, ये भी है, मतलब बुक है। अब विज़न है, ये 1925 में आया था, फिर रिवाइज कब हुआ था? 1937 में। ये आपने ध्यान रखना है। ये जो सेल्टिक ट्विलाइट है ना, ये एस्से है। ठीक है, किस पे है? आयरिश फोकलोर पे और सुपरनेचुरल टेल्स पर आधारित है, और ये सेल्टिक रिवाइवल का ही एक टेक्स्ट है। ठीक है, एक सेल्टिक रिवाइवल मूवमेंट का ही एक प्रमुख किताब है, ये भी ध्यान रखना। अब विज़न की अगर हम बात करें तो ये 1950 में आया था। ये रिवाइज कब हुआ था? 1937 में। ये ईट्स की सबसे जटिल बुक है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है? मिस्टिकल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री एंड पर्सनालिटी के बारे में बात किया, इन्होंने इतिहास के बारे में बात किया, पर्सनालिटी के बारे में बात किया है। एंड अगर बात करें ब्रह्मांड का जो चक्र है, जो साइकिल है, उस पर अपना इन्होंने मिस्टिकल दर्शन समझाया है। ठीक है, ये इनकी पत्नी, ये भी ध्यान रखना है, आविजन जो है ना, इनकी जो पत्नी थी जॉर्जी की ऑटोमेटिक राइटिंग पर भी बेस्ड है आविजन, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे है। चलिए फिर आते हैं हम यहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज़ भी याद रखना है। 1926 में आया था इनका ऑटोबायोग्राफीज़ इंक्लूड्स, ये ध्यान रखना है, इसमें ईट्स की ना ऑटोबायोग्राफीज़ शामिल हैं, जो उनके पर्सनल जीवन, उस समय के जो सांस्कृतिक माहौल था उसको वो समझा रहे हैं इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन टू W.B. ईट्स द सेकेंड कमिंग, इसी को पढ़ना था तो 38 मिनट सिर्फ लग गया हमें। W.B. ईट्स के जो डिटेल्ड बायोग्राफी है, उनके मेजर वर्क्स, भाई यहाँ पे मैं पूरी थ्योरी करा रही हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना कि मैं तो चाहूँ तो यहाँ पे पोएम पढ़ा दूँ सिर्फ बस। ठीक है, यही ना, चाहूँ तो पूरी पोएम पढ़ा दूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि मैं यूट्यूब पे आपको थ्योरी क्लासेस दूंगी फॉर LT, तो वो दूंगी। इसीलिए जैसे थ्योरी क्लासेस जैसे कि आपके पेड में पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट कराया जाएगा, वो भी कराऊंगी। पहले इसको तो हम पढ़ लें, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो बच्चे पेड नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो रही है। ठीक है, मैं उन्हीं के लिए पढ़ा रही हूँ, जो बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे हैं। ठीक है,
तो मैं चाहती हूँ कि उनका भला हो जाए, ठीक है। मेरी इस वीडियो से शायद उनका कुछ या हो सकता है मेरी इस वीडियो से किसी का LT निकल जाए, ठीक है, यही तो हो सकता है। तो ये सोच के बस मेरा क्या है, मेरा यही इंटेंशन है कि मैं अपने चैनल पर डालूँ और जो भी आपका ये थ्योरी बेस्ड क्लासेस हैं इसको मैं अपने चैनल पर डालूँ ताकि बच्चों को फ़ायदा हो और कोई बच्चा निकले LT के लिए और मेरा नाम ले कि हाँ ये मैम से मैंने पढ़ा था, जो मैंने यूट्यूब पे मैम हिना मैम से पढ़ा था यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत यहाँ पे है मेरा कि हाँ वो बच्चा नाम ले, वो तो आपके ऊपर है, नाम लोगे ना लोगे वो आपके ऊपर है। खैर मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। बाकी ना लेना, मैं तो किसी को पहचानती नहीं ना भाई, फेस की तो नहीं है कि ना, लेकिन आप तो पहचानते हो कि कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, तो वो आपका नाम है, आपका काम है, क्या करोगे। खैर मैं अपना काम कर रही हूँ, तो बस यही है मेरी एक ना हेल्प है और इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ इतनी बड़ी जो लेंदी क्लासेस होती हैं, मेरा भी नहीं मन होता है कितने लेंदी क्लासेस बनाऊँ, लेकिन हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे, जब हम पूरे राइटर को क्या करेंगे उसकी डिटेल बायोग्राफी भी लेंगे तो पक्का पूरा उतनी लेंदी क्लास हो जाएगी और समझते हुए साथ चलेंगे तो हो जाएगी लेंदी क्लास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। इसलिए चैनल पे अगर आप नए हो ना, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चैनल से आपको। एंड TGT का तो मैं पढ़ाती हूँ, PGT का भी अभी मैंने स्टार्ट ही कर दिया है और LT का तो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट ही कर दिया है पूरा। अब तक मैंने 26 क्लासेस दे दी हैं, थ्योरी क्लासेस जो आपके LT से है। सब पोइट्री सेक्शन अभी चल रहा है और मैं ये भी वादा करती हूँ कि मैं प्रैक्टिस भी कराऊँगी, जितना भी मैं थ्योरी करा रही हूँ ना प्रैक्टिस भी कराऊँगी। देखना यहाँ से आप लोग को, अब बस अपना 100% देना, पढ़ना बस, ठीक है। यहाँ से पक्का आपका निकल जाएगा और आपका कुछ नहीं जाएगा, 1 रुपया भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड कमिंग बहुत छोटी सी पोयम है लेकिन इसको जल्दी से समझ लेते हैं। द सेकेंड कमिंग की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने लिखा कब था तो 1919 में लिखा था, 1919 में लिखा था, इन द आफ्टर मैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के ठीक बाद इन्होंने लिखा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, 1914 से लेके, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 से लेके 1918 तक, ये था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। और ठीक 1914 से 1918 ठीक 1919 में इन्होंने लिखा है। तो इसका मतलब पूरी तरह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वार पे ही बेस्ड है। इन्होंने ज़रूर इनके अंदर रहा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, उसके बाद चीज़ें क्या हुई, यानी कि जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद कैसा माहौल हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने इसमें डाला है, ठीक है। तो देखते हैं, रिटर्न हुआ है 1919 में और ठीक इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लिखा है और इन्होंने पब्लिश कब कराया था 1920। तो आपने इसको ना बहुत ईजिली याद कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला याद है तो ठीक उन्होंने 1 साल के बाद ही इसको लिखा है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 1920 में इसको पब्लिश कराया है। W.B. Yeats द सेकेंड कमिंग स्टैंड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटिक एंड हॉन्टिंग पोएम्स इन द 20th सेंचुरी, ये ध्यान रखना है। तो W.B. Yeats ने द सेकेंड कमिंग को 20th सेंचुरी की सबसे प्रॉफिटिक मतलब क्या होता है, भविष्यदर्शी, यानी कि भविष्य करना। इसमें इन्होंने भविष्य मतलब थोड़ा सा प्रोफेसी भी की है, ठीक है। एंड हॉन्टिंग पोएम्स, प्रभावशाली पोइट्री में से एक माना जाता है और ये हॉन्टिंग पोएम है, थोड़ी सी भयावह पोइट्री है, ठीक है, ये ध्यान रखना है 20th सेंचुरी की। और ये पोइट्री आज भी उतनी ही मानी जाती है, उतनी ही फेमस है जितनी कि 20th सेंचुरी में थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे इसके, द वर्ल्ड वॉज शैटर्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, देखिए यहाँ पे है 1914 से लेके 1918। तो अगर हम इस पोएम को समझने के लिए ना उस समय के माहौल को जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये पोएम उसी समय की लिखी गई है, तो उस समय का माहौल कैसा था जब ईट्स साहब ने इसको लिख रहा था, जब ईट्स ने इसे मतलब इस पोएम को लिख रहे थे। यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 से लेके 1918 की, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इस बीच रशियन रेवोल्यूशन 1917 हैड वायलेंटली टॉपल्ड एन एम्पायर, ठीक है। यहाँ पे बात अगर हम करें कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसकी भयानक तबाही से गुजर रहा था, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार की भयानक तबाही से गुजर रहा था वो समय, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे,
और पुराने साम्राज्य जो थे, जो एम्पायर थे, वो क्या हो गए थे, बिखर गए थे पूरी तरह से। ठीक है। और रूसी क्रांति की अगर हम बात करें, रशियन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, 1917 में इन्होंने क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन ने एक बड़ा साम्राज्य, एक बड़ा एम्पायर को हिंसक रूप से क्या किया था, उसे उखाड़ फेंका था, यानी कि बहुत ही वायलेंटली, जिससे पूरी दुनिया में एक क्योस का माहौल हो गया था, एक अस्थिरता का माहौल बन गया था। ठीक है, तो ये ध्यान आपने रखना है। आयरलैंड इट्स होमलैंड वाज टॉर्न अपार्ट बाय द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1919-1921। ये ध्यान रखना। आयरलैंड्स की बात अगर हम करें तो आयरलैंड्स ये ईड्स का अपना ही देश था, अपना ही होमलैंड था। और आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आयरलैंड, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से हिंसा और अराजकता की आग में जल रहा था आयरलैंड उस समय। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का काफ़ी इफेक्ट है इस पोयम में। जो उस समय प्रभाव पड़ा उसका इन्होंने इसमें यूज़ किया है। अगर आगे की बात करें हम, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप ऑफ chaos, वायलेंस एंड upheaval, इट्स शॉर्ट टू डायग्नोज द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल सिकनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अगर इसकी हम बात करें, इस अराजकता की अगर बात करें, इस chaos की अगर हम बात करें, तो इस chaos यानी कि अराजकता, वायलेंस, हिंसा एंड अपहीवल मतलब उथल पुथल, इस chaos, वायलेंस, अपहीवल यानी कि इस अराजकता, हिंसा और उथल पुथल के माहौल में ईट्स ने अपनी पोइट्री के माध्यम से, अपने पोइट्री के थ्रू इन्होंने मॉडर्न सभ्यता, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो क्या बोल सकते हैं स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल सिकनेस है, ठीक है, यानी कि आध्यात्मिक और राजनीतिक बीमारी को समझना और उसे बताने की कोशिश की है उस समय का। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद अराजकता आ गई थी, हिंसा हो गया था, एकदम ऐसा माहौल बन गया था ना, एकदम उथल पुथल माहौल बन गया था, अपहीवल एकदम माहौल बन गया था। तो ईट्स ने अपनी इस पोइट्री के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल सिकनेस को समझना और उसको बताने की कोशिश की है अपनी पोइट्री के थ्रू। ठीक है, आगे देखेंगे। ईट्स विजन वॉज शेप्ड बाय हिज मिस्टिकल फिलोसफी लेटर एक्सपाउंडेड इन अ विजन। तो ये ध्यान रखना है, ईट्स का जो विजन यानी कि विजन मतलब सोच, ईट्स की जो सोच थी वो उनके पर्सनल मिस्टिकल फिलोसफी से गहराई से जुड़ी थी, जिसे उन्होंने बाद में अपनी बुक अ विजन में विस्तार से समझाया है। इनका मानना ये था, ईट्स का मानना ये था कि जो हिस्ट्री है वो सीधी रेखा में नहीं है, यानी कि बल्कि 2000 साल के साइकिल्स में चलता है। जो हिस्ट्री है ना वो सीधी रेखा में नहीं चलती है, जो इतिहास है वो सीधी रेखा में नहीं है, बल्कि 2000 साल के चक्र में चलता है। और ये जो चक्र है ये ध्यान रखना है, इन चक्रों में उन्होंने जायर्स का नाम दिया है। इन चक्रों को क्या नाम दिया है, इन स्पाइरल्स, इस कोन को उन्होंने जायर नाम बोला है। ठीक है, इन चक्रों को उन्होंने जायर्स नाम दिया है, जो कि एक कोन या घूमते हुए साइकिल्स की तरह होते हैं। यानी कि एक एज जब अपने अंत पर होता है, एक एरा जब अपने अंत पर पहुंचता है तो दूसरा एरा वहां से शुरू होता है, उसी की बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे की बात अगर हम करेंगे तो ईट्स के, बार बार कीट्स आ जा रहा है, ईट्स के अनुसार बात की अगर मतलब अकॉर्डिंग टू ईट्स, क्रिश्चियन एरा विच बिगिन विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज नियरिंग हिज वायलेंट एंड। यहाँ पे इन्होंने कहा है, ईट्स के अनुसार लग रहा है कि जो क्रिश्चियन एरा था, जो ईसाई युग था, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से शुरू हुआ था और अब 2000 साल बाद अपने वायलेंट एंड के करीब पहुंच रहा था। यानी कि जब ये वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद तो सारी चीज़ें चेंज हो गई ना, वर्ल्ड वार के बाद एक नया एरा आ गया, तो उसी की ये बात कर रहे हैं कि जब क्रिश्चियन, यानी कि इनको लग रहा है कि जब क्रिश्चियन एज था, यानी कि जो आपका क्रिश्चियन एरा था जिस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो अब 2000 साल बाद अब वो एक वायलेंट एंड के करीब पहुंच रहा था और एक नए, उसके विपरीत एक नए एज का शुरू होने वाला था। इसकी ओपनिंग लाइन है, ये ध्यान रखना, यही है ओपनिंग लाइन इस पोयम की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पोयम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पोयम को स्टार्ट करते हैं। W.B. ईट्स का है, 1920 का है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। ठीक है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर मतलब घूमते घूमते एक चौड़े होते हुए चक्र में। जायर मतलब चक्र, एक चक्र की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, एक साइकिल की बात कर रहे हैं कि घूमते घूमते एक चौड़े होते चक्र में। ये पोएम की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है
सबसे क्रूशियल लाइन है। जायर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जायर का मतलब एक घूमता हुआ चक्र या एक घूमता हुआ कोन। ठीक है। ईट्स का मानना ये था कि इतिहास ऐसे ही 2000 साल के साइकिल्स में चलता है। वॉन्डरिंग जायर का मतलब होता है चौड़ा होता चक्र, मतलब मौजूदा जो सभ्यता का जो चक्र है, अभी इस समय जो सिविलाइजेशन का चक्र है वो अपने अंत पर है, यानी कि वर्ल्ड वार हो गया है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अपने अंत पर है, वह नियंत्रण खो रहा है और बिखर रहा है। जो एज है, यानी कि वर्ल्ड वार हुआ है, जो एज चल रही है वर्ल्ड वार वाली, तो वो क्या है, यानी कि वो मौजूदा है, मौजूदा सभ्यता है और अपने अंत पर है और वो अपना नियंत्रण खो रहा है और बिखर रहा है। यानी कि ये एक ऐसे गाड़ी की तरह है जिसके पहिए अब अपनी धुरी से निकलकर दूर जा रहे हैं। फिर कह रहा है दी फॉल्कन, यहाँ पे कहा जा रहा है दी फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कनर, यानी कि फॉल्कन मतलब बाज, यहाँ पे इन्होंने बाज की बात किया है। ठीक है। फॉल्कन मतलब बाज, मतलब जो बाज है वो अपने मालिक, फॉल्कनर मतलब होता है मालिक, यानी कि बाज को काबू करने वाला। तो कहा जा रहा है, इन्होंने काफ़ी लिटरेरी डिवाइस का इसमें यूज़ किया है। तो बाज जो है वो अपने मालिक, यानी कि मालिक की आवाज़ नहीं सुन सकता, फॉल्कनर की, फॉल्कनर मतलब जो बाज को काबू करने वाला होता है, यानी कि मालिक। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है। यहाँ बाज, यहाँ पे फॉल्कन का मतलब क्या हुआ? फॉल्कन का यूज़ इन्होंने किया तो है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? फॉल्कन का मतलब इंसानियत या समाज, उसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है। और यहाँ पे मालिक की बात हो रही है, फॉल्कनर यानी कि मालिक। मालिक किसकी बात ये कर रहे हैं? मतलब उस सेंट्रल सत्ता का प्रतीक है, उस सेंट्रल सत्ता जो उसे कंट्रोल कर रही है, यानी कि इंसानियत को कंट्रोल कर रही है, समाज को कंट्रोल कर रही है, जैसे कि गॉड, जैसे कि गवर्नमेंट। मालिक का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, जिस तरह ये बाज का मालिक होता है, बाज को काबू करने वाला मालिक होता है, उसी तरह ये बाज, बाज मतलब इंसानियत, समाज। ये बाज का मतलब इंसानी समाज की बात करें, डायरेक्ट इंसानियत का नाम इन्होंने नहीं लिया है, बाज के थ्रू बताया है। ठीक है। तो ये बाज का मतलब इंसानियत या समाज, और यहाँ पे फॉल्कनर का मतलब मालिक, यानी कि उस बाज का मालिक। अब यहाँ पे इंसानियत आ गया है, तो इंसानियत का मालिक कौन है? गॉड, गवर्नमेंट, ट्रेडिशन, जो भी समाज में जो परंपरा चल रही है, ट्रेडिशन जो परंपरा चल रही है, जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, ये सारे क्या है? इसके मालिक है, इंसानियत के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंसानियत अपने जड़ों और अपने जो मार्गदर्शक से इतनी दूर चली गई है, यानी कि इंसानियत इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई है कि अब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा है, ना ही गॉड का कंट्रोल है, ना ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ना ही ट्रेडिशन का कंट्रोल है, ना ही नैतिकता का कंट्रोल है, किसी का कंट्रोल नहीं है। वो पूरी तरह से कैसी हो चुकी है? इंसानियत दिशाहीन हो चुकी है। समाज हो गया या इंसानियत हो गई, लोगों के अंदर जो इंसानियत है, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने लिखा है, तो ऑब्वियसली उसी पे सारी चीज़ें लिखेंगे ये। फिर कहते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट एंड सेंटर कैन नॉट होल्ड। आगे क्या कहते हैं? चीज़ें बिखर रही हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट एंड आगे कह रहे हैं द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जो सेंटर है वो टिक नहीं सकता। अब ये पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। इसमें ये क्या कहते हैं? इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जो समाज का आधार है, यहाँ पे सेंटर का मतलब समाज का जो आधार है वो कमज़ोर हो गया है और अब वो समाज को एक साथ नहीं रख सकते। भाई आपस में सब भिड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ाई हो रही है, वर्ल्ड वार हो रहा है, तो कैसे? बिखर ही गया ना सब कुछ, सेंटर ही बिखर गया, तो अब समाज एक साथ कैसे रह सकता है? तो हर तरह की जो व्यवस्था है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो रिलीजन हो, सब टूट रहा है। यानी कि जब आपका सेंटर ही, भाई अब घर कोई बना रहे हो, जो नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो सब कुछ, घर तो गिरना ही तय है। तो उसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है, जो सेंटर है, जो समाज का जो सेंटर है, जो आधार है, वही कमज़ोर हो गया है। जब वही कमज़ोर हो गया तो समाज फिर एक साथ कैसे रह सकता है? व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सब टूट रहा है। जब अब आधार ही कमज़ोर हो गया तो सब कुछ बिखरना तो तय है। इस लाइन का ये मतलब हुआ। आज भी भारत में या कहीं दुनिया में कहीं भी जब कोई व्यवस्था चरमराती है तो लोग इस लाइन का यूज़ करते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, मेयर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। आगे की बात क्या करें? मेयर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया पर केवल अनार्की छा गई है। अनार्की मतलब क्या होता है? आर्की मतलब शासन। ठीक है, अनार्की लग गया तो वो क्या हो जाएगा? अराजकता। ठीक है, तो यहाँ पे अनार्की है, यानी कि जहाँ कोई शासन करने वाला नहीं है,
ठीक है, पूरी दुनिया पर केवल अराजकता छा गई है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब सेंटर टूट जाता है, जब कोई आधार नहीं होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, यानी कि समाज का जब कोई आधार कमज़ोर हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अनार्की आ जाती है। यानी कि कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो ये लाइन कह रही है कि अब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था है और वायलेंट का राज चल रहा है और इसे रोकने वाला अब कोई नहीं है। ये पोएट कह रहे हैं। पोएट का दुख भी है यहाँ पे, वर्ल्ड वार हो गया है तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। द ब्लड डीम्ड टाइड इज़ लूज्ड। अच्छा, मैंने इसको बढ़ाया क्या अभी? नहीं, इसको नहीं पढ़ाया। फिर आगे कह रहे हैं द ब्लड डीम्ड टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर। फिर कह रहे हैं खून से, द ब्लड डीम्ड टाइड इज़ लूज्ड, खून से सनी लहर। टाइड यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, खून से सनी लहर। टाइड मतलब लहर की बात कर रहे हैं। खून से सनी लहर एंड एवरीवेयर, यानी कि हर तरफ फैल गई है, हर जगह फैल गई है। तो यहाँ पे इन्होंने वायलेंट की तुलना किससे की है? टाइड से किया है। मतलब जो वर्ल्ड वार हुआ, लोग मारे गए, तो उसमें भाई अब लोग मारे जा रहे हैं तो खून की तो लहर होगी ही। तो उन्होंने उस वायलेंट की तुलना किससे की है? इस टाइड से किया, यानी कि इस लहर से की गई है जो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही अनस्टॉपेबल है। तो ब्लड डिम्ड का मतलब हुआ यहाँ हिंसा इतनी ज़्यादा है कि उसने पूरी दुनिया को लाल कर दिया। ये जो वर्ल्ड वार हुआ, इतनी हिंसा हुई कि पूरी दुनिया को लाल कर दिया। ब्लड डिम्ड हो गया, खून से सनी लहर हो गई। ऐसा लग रहा है कोई खून से सनी लहर आ गई। तो ये वर्ल्ड वार की तबाही का एक बहुत ही, आप बोल सकते हो वर्ल्ड वार तबाही का एक बहुत ही भयावह, ठीक है, एक बहुत ही भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं आपके WB एड्स। मतलब किस तरह हुआ होगा, आप सोच सकते हो उस माहौल में जाके, आप खुद अपने आप को सोच सकते हो किस तरह रहा होगा। फिर आगे कह रहे हैं द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्राउंड, यानी कि जो मासूमियत का समारोह डूब गया है। काफ़ी इन्होंने लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है, डायरेक्ट बात नहीं की है काफ़ी। अभी मैं समझाऊंगी कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस इन्होंने यूज़ किया है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्राउंड, मासूमियत का जो समारोह है वो डूब गया है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में जो मासूमियत थी, जो परंपराएं थीं, जो डिसेंसी थी, जो अच्छे संस्कार थे, वो सब इस क्रूटल में, इस हिंसा में, इस वायलेंट की लहर में सब डूब गए। यानी कि सब खत्म हो गया। मासूमियत, परंपराएं, अच्छे संस्कार, सब इस जो भी ये जो वायलेंट चल रहा था, ये जो लड़ाई हुई थी, सब इसमें डूब गए। सेरेमनी यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है समारोह। समारोह का मतलब ये बताने के लिए किया गया है कि मासूमियत भी एक पवित्र और व्यवस्थित चीज़ थी जो अब इस अनार्की में सब कुछ नष्ट हो चुकी है। फिर कह रहे हैं द बेस्ट लाइक ऑल कन्वेंशन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैसिनेट इंटेंसिटी। आगे कह रहे हैं कि द बेस्ट लाइक ऑफ ऑल कन्वेंशन, यानी कि जो सबसे अच्छे लोग हैं, वाइल द वर्स्ट, जो सबसे अच्छे लोग हैं उनमें किसी भी विश्वास की कमी है। यानी कि जो सबसे अच्छे लोग हैं उनमें किस चीज़ की कमी है? विश्वास की कमी है। कन्वेंशन मतलब होता है विश्वास, यानी कि विश्वास की कमी है किसमें? बेस्ट मतलब अच्छे लोग। फिर कह रहे हैं वाइल द वर्स्ट, वर्स्ट मतलब यहाँ पे बुरे लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे बुरे लोग की बात इन्होंने कहा है। यहाँ पे बेस्ट का मतलब अच्छे लोग की बात इन्होंने कहा है। गुड पीपल एंड बैड पीपल की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो गुड पीपल है उनमें किसी भी विश्वास की कमी है, जबकि जो बैड पीपल हैं, जो बुरे लोग हैं, वो क्या हैं? और फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, वो पूरे जोश और जुनून से भरे हुए हैं। मतलब ये लाइन क्या दिखा रही है? समाज के नैतिक पतन को दिखा रही है। इसका मतलब ये हुआ, पहली लाइन समझेंगे। पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो नैतिक लोग हैं, वो चुप हैं, वो डिलेमा में हैं, वो कुछ करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ये वर्ल्ड वार हुआ है, इसमें अच्छे भी लोग होंगे, समझदार लोग भी होंगे और नैतिक लोग भी होंगे, लेकिन तब भी वो चुप हैं। अगर आज वो आगे बढ़े होते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो लोग चुप हैं, वो लोग डिलेमा में हैं, कुछ करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है, वो अनिश्चित हैं। तो दूसरा पार्ट क्या कहा जा रहा है? द वाइल द वर्स्ट, जबकि जो दूसरी ओर अगर हम देखें, जो बुरे लोग हैं, दूसरी ओर जो बुरे लोग हैं वो बहुत ही कट्टरपंथी हैं, बहुत ही वायलेंट है, बहुत ही हिंसक लोग हैं। पूरे आत्मविश्वास, पैसिनेट, यानी कि पूरे आत्मविश्वास, जुनून के साथ अपने विनाशकारी विचारधारा को फैला रहे हैं। जो इनकी विनाशकारी विचारधारा है उसको फैला रहे हैं, जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। तो आज ये स्थिति है कि आज कौन सा दिन है? 3 सितंबर 2025, यही तो है। ये जो सिचुएशन है ना, आज की अगर हम बात करें, 3 सितंबर 2025 को भी दुनिया के कई हिस्सों में देखी जा सकती है।
आज की डेट में, जहाँ समझदार लोग चुप रहते हैं और गलत लोग ज़ोर शोर से अपनी बातें रखते हैं। आज की डेट में भी यही हाल है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है। फिर आगे कहते हैं, आगे की लाइन में आते हैं, श्योरली सम रेवलेशन इज़ एट हैंड। फिर आगे क्या कह रहे हैं, श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड। अब निश्चित रूप से कोई रेवलेशन होने वाला है। रेवलेशन मतलब कोई रहस्य तो ज़रूर होने वाला है, या निश्चित रूप से कोई सेकंड कमिंग होने वाली है, ये इस तरह ये बोल रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी तबाही को देखकर पोएट को लगता है कि शायद ये कोई साधारण घटना नहीं है, किसी बड़े दैवीय हस्तक्षेप या रेवोल्यूशन का संकेत है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सेकंड कमिंग का बात किया है, सेकंड कमिंग का बात इन्होंने किया है। तो ये इन्होंने ना, ये थोड़ा सा इन्होंने सोचा है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है ये ऐसे नहीं हुई है, ज़रूर ये ऊपर वाले ने करवाया, कोई मतलब ऊपर वाले नहीं, कोई दैवीय शक्ति ने कराया है, उन्हीं का हस्तक्षेप होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने सेकंड कमिंग की भी बात की है। सेकंड कमिंग तो वो बाइबल के उस विश्वास का जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसमें जीसस क्राइस्ट दुनिया को बचाने के लिए, जैसे कि पैराडाइज़ क्या था, पैराडाइज लॉस्ट में पैराडाइज एडम एंड ईव ने खो दिया था, लेकिन इस उम्मीद में कि जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा, वो वापस आएंगे, ठीक है, उन्हें बचाने के लिए, ये उम्मीद थी। तो यहाँ पे पोएट भी एक तरह की उम्मीद जता रहे हैं, और किसकी, यहाँ पे इन्होंने सेकंड कमिंग की बात कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने बाइबल के उस विश्वास का जिक्र कर रहे हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट दुनिया को बचाने के लिए वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पे ईट्स का ये एक भयावह मोड़ देते हैं। बात तो करते हैं उन्होंने सेकंड कमिंग की, उसकी बात किए हैं, उनका विश्वास, उनके विश्वास को जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक क्या कर दिया है, ठीक है। तो सेकंड कमिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन्होंने जीसस क्राइस्ट को बचाने के लिए एक विश्वास का, ये था ना, विश्वास था ना कि हाँ पैराडाइज खो गया है तो जीसस क्राइस्ट आएंगे, दोबारा से उन्हें बचाएंगे, ये था। लेकिन ईट्स ने यहाँ पे क्या किया, ईट्स ने एक भयावह मोड़ दिया, भयावह मोड़ दिया, यानी कि हॉन्टिंग मोड़ दिया, हॉन्टिंग पॉइंट दे दिया। वो महसूस करते कि आने वाला जो कोई भी ये इस तरह होगा, यानी कि इस तरह जीसस क्राइस्ट की तरह आने वाला जो कोई भी होगा, वो कोई उद्धार, यानी कि जो उद्धार करने वाला है वो कोई उद्धार करता नहीं होगा, बल्कि कुछ और ही भयानक चीज़ होगा, जिसका वर्णन वो अपनी पोइट्री के अगले पार्ट में करते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह आपने देखा है पैराडाइज लॉस्ट में, आपने पढ़ा है पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज जब खो जाता है एडम एंड ईव का, तो उनको एक तसल्ली दी जाती है ना कि कोई तो आएगा। कौन आएगा? जीसस क्राइस्ट आएंगे, उन्हें बचाएंगे, उन्हें वापस लेंगे, वापस आएंगे, वो बचाएंगे, यही तो कहते हैं। तो वहाँ पे एक उम्मीद रहती है, कंसोल किया जाता है। लेकिन ईट्स ने भी उस चीज़ को बोला है, मतलब यहाँ पे, लेकिन अपने पॉइंट को उन्होंने एक हॉन्टिंग पॉइंट में बदल दिया। इन्होंने कहा ऐसा कोई जीसस क्राइस्ट नहीं आने वाला है। मुझे तो ये जो इतनी बड़ी तबाही के बाद मुझे लगता है कि ऐसा कोई जीसस क्राइस्ट नहीं आएगा। वहाँ पे तो थी कि हाँ जीसस क्राइस्ट आएगा, बचा लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ईट्स का वो है, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जीसस क्राइस्ट आएगा, बल्कि मुझे लग रहा है कोई ऐसा आएगा, कोई ऐसी भयानक चीज़ आएगी जिसका मैं अगली लाइन में बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी भयानक चीज़ आएगी जो सब कुछ और बर्बाद कर देगी, इस तरह ये बता रहे हैं। समझ में आया ये लाइन? फिर आगे कहते हैं द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी। फिर कहते हैं द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, यानी कि सेकेंड कमिंग जैसे ही ये शब्द मुंह से निकलते हैं, यानी कि पोएट के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, जैसे ही ये शब्द मुंह से निकलते हैं, जो पोएट है ना, जैसे ही बाइबल के ये फेमस फ्रेज सेकेंड कमिंग का नाम लेते हैं, ये बाइबल का फ्रेज है, देखो उन्होंने बाइबल का लिया है, ठीक है। द सेकेंड कमिंग जो है ये बाइबल से लिया है, ये एक क्या हो सकता है, एल्यूजन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से लिया है। तो जैसे ही पोएट बाइबल का ये फेमस फ्रेज सेकेंड कमिंग का नाम लेते हैं, उन्हें तुरंत एक विजन दिखाई देने लग जाता है, भविष्य का दृश्य, मतलब एक होता नहीं एक विजन, हाँ मैं भविष्य देख रहा हूँ, एक प्रोफेसी करने लग जाते हैं तुरंत, कि जैसे ही वो सेकेंड कमिंग का नाम लेते हैं तो वो प्रोफेसी करने लगे, एक विजन देखने लगे, एक भविष्य का सीन देखने लगे कि क्या आने वाला है, इस भयानक तबाही के बाद क्या आने वाला, जो भी उन्होंने ऊपर बात की कि मुझे नहीं लगता कोई जीसस क्राइस्ट आएगा और अच्छे से इस दुनिया को, इस एरा को सुधारेगा, नहीं मुझे नहीं लगता। मुझे लगता कोई ऐसा पर्सन आएगा या ऐसा कुछ भयानक चीज़ होगी जो क्या करेगी और तबाही मचाएगी, ये कुछ इस तरह है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, एक विज़न में जा रहे हैं, एक भविष्य देखने लगे हैं, एक प्रोफेसी करने लगे हैं। कह रहे हैं हार्डली आर दोज वर्ड्स, जैसे उनके मुँह से ये निकला तो तुरंत वो क्या हो गए,
एक विज़न करने लगे, एक विज़न दिखाई देने लगा उनको। ऐसा लगता है इन शब्दों में कोई जादुई शक्ति है। ये जो सेकंड कमिंग जैसे उन्होंने नाम लिया, ऐसा लगता है कोई इन शब्दों में कोई जादुई शक्ति है जिसने भविष्य का पर्दा हटा दिया और इनको भविष्य दिखने लगा। तो भविष्य में क्या क्या दिखता है बता रहे हैं नीचे कि भविष्य में ये क्या क्या देख रहे हैं। तुरंत विजन करने लगे कि भविष्य में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कि व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिट्स मुंडी, तभी स्पिरिट्स मुंडी से एक विशाल छवि मेरी नज़रों को परेशान कर देती हैं। ट्रबल्स माई साइट, मेरी नज़रों को परेशान कर देती हैं। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, और रेगिस्तान के रेत में कहीं। तो ये यहाँ पे विज़न करने लगे हैं, यानी कि यहाँ पे ये प्रोफेसी करने लगे हैं कि अचानक से मैंने जैसे सेकंड कमिंग नाम लिया, मेरे सामने एक विजन आ गया और मैं विजन में क्या देख रहा हूँ कि भविष्य देख रहा हूँ कि अब क्या होने वाला है आफ्टर वर्ल्ड वार। ये जो देश का ये चीज़ों को क्या होने वाला, इतनी तबाही के बाद क्या होने वाला है। तो ये देख रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो छवि है, ये एक छवि को देख रहे हैं, एक इमेज को देख रहे हैं। कौन सी इमेज को? स्पिरिट्स मुंडी, स्पिरिट्स मुंडी। ये मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं ये जो छवि है ना, ये जो इमेज है, ये स्पिरिट्स मुंडी से आती है। ये जो कि एक लैटिन फ्रेज है। ईट्स को लग रहा है, ईट्स के अनुसार ये दुनिया की आत्मा या एक सामूहिक चेतना है जहाँ इंसानियत की सारी हदें, ठीक है। तो ईट्स को लगता है ये जो स्पिरिट्स मुंडी, उनको एक स्पिरिट्स मुंडी से एक विशाल छवि दिखाई देती है उनके नज़रों के सामने। तो स्पिरिट्स मुंडी ये एक लैटिन फ्रेज़ है। ईट्स को लगता है ये दुनिया की आत्मा है जहाँ इंसानियत की सारी यादें और सारी इमेजेस एक जगह रहती हैं। तो पोएट को ये जो आपका पोएट का हॉन्टिंग जो सीन है किसी रेगिस्तान में दिखाई देता है, किसी डेजर्ट में दिखाई देता है। ये ध्यान रखना है, जो बहुत ही बंजरपन है, सूनापन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आगे कह रहे हैं वो सीन देखने लगे हैं, विज़न देखने लगे हैं और उनको वो जो तस्वीर दिखाई देती है वो किसी रेगिस्तान में दिखाई दे रही है। कह रहे हैं अ शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। फिर क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा फिगर जिसका शरीर शेर का है और सिर इंसान का है। फिर वो देख रहे हैं कि भविष्य में एक ऐसा जानवर आएगा जिसका शरीर कैसा होगा, जिसका शरीर शेर का होगा और सिर किसका होगा? इंसान का होगा, ठीक है। ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये पोयम का सबसे हॉन्टिंग पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जानवर की इन्होंने एनिमल्स की बात की है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स की बात की है। कौन से एनिमल्स की? मिस्र का एक ना स्फिनिक्स, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रही हूँ, एक मिनट। मिस्र का जिस एनिमल्स की इन्होंने बात की है ना, ये मिस्र का, इजिप्ट का स्फिनिक्स, ठीक है, स्फिनिक्स जैसा है। मतलब ये जो जानवर है ना, जिस जानवर की बात कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं विज़न में देख रहा हूँ, मुझे एक जानवर की तस्वीर दिखाई दे रही है, एक जानवर दिखाई दे रहा है कि भविष्य में ये जानवर आएगा जिसका आधा शरीर कैसा है? शेर का है, और मतलब जिसका शरीर शेर का है और सिर किसका है? इंसान का है। और ये जानवर ठीक मुझे किसकी तरह लग रहा है? इजिप्ट में एक जानवर है जिसका नाम है स्फिनिक्स, इसकी तरह लग रहा है, जिसका ये जो स्फिनिक्स है ये आधा जानवर है आधा इंसान है। मुझे उसी की तरह लग रहा है ये जो जानवर को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। यानी कि ये बुद्धि, यानी कि इंसान का सिर बुद्धि और शेर का शरीर, यानी कि बहुत ही क्रूअल पर्सन, ये एक भयानक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये देखा। फिर आगे कहते हैं अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। फिर आगे कहते हैं जिसकी नज़र सूरज की तरह भावहीन है और कैसी है? बहुत ही पिटीलेस है, बहुत ही निर्दयी है। यानी कि उस जानवर की आंखों में कोई भाव नहीं है, ना कोई दया है, ना कोई सिंपैथी है, ना कोई भावना है। जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के सब कुछ जला देता है, वैसे ही इस जानवर की नज़रें भी पूरी तरह से निर्दयी है। वो सिर्फ एक क्रूर ताकत है जो सही और गलत से परे है। ये भविष्य देख रहे हैं कि भविष्य में क्या आने वाला है। इनको नहीं लगता कि कोई जीसस क्राइस्ट आएगा फिर से सही करेगा इस तबाही को, फिर से सब कुछ सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये भविष्य देखने लगे कि विजन, जैसे इन्होंने द सेकंड कमिंग नाम लिया, एक विजन सामने आ गया जो भविष्य इनको दिखा रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इज मूविंग इट्स स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट रियल शेडो ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इज मूविंग इट्स स्लो थिंग्स, ठीक है, थिक्स वाइल ऑल अबाउट इट रियल शेडोज ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड। यानी कि वो धीरे धीरे अपनी जांघें हिला रहा है। उस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे अपने थाइज हिला रहा है, ठीक है, ये थाइज है। वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? अपनी थाइज को हिला रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट, जबकि उसके चारों ओर रियल शेडो ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट ऑफ बर्ड, जबकि उसके चारों ओर नाराज रेगिस्तानी बर्ड्स की परछाइयाँ मंडरा रही हैं। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं जिस जानवर के बारे में इन्होंने देख रहे हैं विजन में।
तो इनको फिर कह रहे हैं कि उसका जो धीरे धीरे चलना, वो धीरे धीरे चल रहा है, उसका जो धीरे धीरे चलना वो दिखाता है कि उसका आना धीमा है, लेकिन ये निश्चित रूप से वो अनस्टॉपेबल है। दिख तो रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता। आसपास के जो पक्षी हैं वो भी नाराज़ हैं उससे, इंडिग्नेंट हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि ये जानवर अननेचुरल है। इसकी जो मौजूदगी है वो नेचर के रूल के खिलाफ है, जिससे वो परेशान होकर चारों ओर, सारे पक्षी उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं कि ऐसा कौन सा ये जानवर आ गया जो नेचुरल, इस नेचर के खिलाफ है। भाई आधा पूरा शेर का, आधा शरीर का, इस तरह ये देख रहे हैं। फिर कह रहे हैं द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो। फिर आगे कह रहे हैं द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो। अंधेरा फिर से छा जाता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ। अब विजन इनका ख़त्म हो गया है, ठीक है, अब विजन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अंधेरा छा गया, लेकिन अब पोएट को सच्चाई का पता चल गया, उन्हें समझ आ गया कि दुनिया का भविष्य क्या, वो भविष्य देख लिए कि अब दुनिया का भविष्य क्या होगा। फिर कह रहे हैं दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप। फिर कह रहे हैं दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप वर वेक्स टू नाइट मेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल। यानी कि 2000 सालों की जो पथरीली नींद है, स्टोनी स्लीप है, एक झूलते हुए पालने से एक बुरे सपने में बदल गई। तो अचानक से उनका विजन ख़त्म हो जाता है, वो देखना बंद कर देते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि दुनिया का भविष्य क्या होगा। फिर ये पोइट्री का सबसे गहरा पार्ट है, ये जो लाइनें हैं। पोएट यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये जानवर 20th century यानी कि 2000 सालों से सोया हुआ था, और ये 2000 साल से ईसाई धर्म का टाइम था, ठीक है। यानी कि ये जो जानवर है ये 2000 सालों से सोया था, और ये जो 2000 साल है ये क्रिश्चियन रिलीजन का टाइम था, और उसे किसने जगाया। एक झूलते हुए पालने की बात इन्होंने किया है, रॉकिंग क्रेडल की बात किया है, झूलते हुए पालने, मतलब ये जीसस क्राइस्ट के जन्म का सिंबल है। इट्स कह रहे हैं कि ईसाई धर्म के आगमन ने ही, यानी कि जब ईसाई धर्म आया तो इसके विपरीत क्या क्या चीज़ें आई। एक राक्षसी शक्ति आई को धीरे धीरे जगाना शुरू कर दिया, और अब 2000 साल बाद ये पूरी तरह से जाग चुका है, ठीक है। फिर से वो दुनिया में आ जाते हैं और दुनिया की बातें करते हैं। कहते हैं जब ये जानवर 2000 यानी कि 20th century, ये जानवर 20th century यानी कि 2000 सालों से सोया हुआ था। अब ये 2000 साल ईसाई धर्म का टाइम था, उसे ही बोल रहे हैं डायरेक्ट ये। और उसे किसने जगाया, यानी कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का सिंबल, ये झूलने का मतलब, यहाँ पे रॉकिंग क्रेडल का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का जन्म का सिंबल बता रहे हैं, ठीक है। तो ईट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि ईसाई धर्म के आगमन ने ही इसके विपरीत जो राक्षसी शक्ति को धीरे धीरे जगाना शुरू कर दिया, और अब 2000 साल बाद ये पूरी तरह से क्या हो गया है, जाग चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फिर कहते हैं एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, यहाँ पे इसको समझते हैं, और वो कौन सा खुरदुरा जानवर है। रफ बीस्ट मतलब खुरदुरा जानवर। फिर है, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आर कम राउंड एट लास्ट स्लाउचेस टुवार्ड्स बेथलहम टू बी बोर्न। फिर आगे कह रहे हैं कि और कौन सा वो खुरदुरा जानवर यानी कि रफ बीस्ट है जिसका समय आखिरकार आ गया है, जन्म लेने के लिए बेथलहम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पोयम एक उत्तर के साथ नहीं बल्कि पोएट के एक भयानक सवाल के साथ ख़त्म होती है। पोएट यहाँ पे सवाल कर रहा है, पोएट पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा वो रफ बीस्ट है जिसका समय अब आ गया है, और ये सबसे डरावनी बात है कि वो जन्म लेने के लिए कहाँ जा रहा है। उस जानवर की बात करें, वो जन्म लेने के लिए कहाँ जा रहा है, बीथलहम। बीथलहम क्या है, ये वही पवित्र जगह है जहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और प्रेम और शांति का ये प्रतीक है। तो ये जो पवित्र स्थान की ओर वो राक्षस का बढ़ना यानी कि ईसाई धर्म की मान्यताओं का एक इन्वर्जन होने वाला है। तो ईट्स यहाँ पे ये कहकर अपनी पोइट्री को समाप्त कर रहे हैं कि आने वाला जो एज होगा वो प्रेम का नहीं होगा बल्कि इसी क्रूर जानवर का होगा, जो आज 3 सितंबर 2025 की दुनिया में भी एक क्या है, एक चेतावनी है, चेतावनी जैसी लगती है। समझ में आया। तो यही इन्होंने कहा कि आने वाला जो एज होगा वो और भी ख़तरनाक होगा। ये तो आज ये वर्ल्ड वार हुआ है, ऐसा समय है, लेकिन आने वाला मैंने भविष्य देख लिया है, आने वाला जो समय होगा वो और भी ख़तरनाक हो, जहाँ कोई प्रेम नहीं होगा, सिर्फ इस क्रूर जानवर का ही होगा, ठीक है। तो ये थी पोयम, कैसी लगी। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस इन्होंने काफ़ी लिटरेरी डिवाइस इस पोयम में यूज़ किया, जैसे कि मेटाफर का यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है। देख लेते हैं जल्दी से। मेटाफर जैसे यहाँ पे फॉल्कन एंड फॉल्कनर, यहाँ पे इन्होंने इसका यूज़ किया है। ये एक मेटाफर है, यानी कि फॉल्कन मतलब इंसानियत की बात किया है, अपने मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि अपने मालिक, जैसे कि गॉड, व्यवस्था, ये सारी चीज़ें,
ठीक है। फिर ब्लड डिम्ड टाइड की बात इन्होंने, खून से सनी लहर, ये भी एक वायलेंट को एक ऐसे नेचुरल और अनस्टॉपेबल बाढ़ के रूप में दिखाया गया जो मासूमियत को डुबो रही है। तो यहाँ पे भी आपने मेटाफर यूज़ है, रफ बीस्ट में भी मेटाफर यूज़ है, एल्यूजन यूज़ है यहाँ पे सेकंड कमिंग में, ठीक है। बाइबिलिकल इन्होंने लिया है, द सेकंड कमिंग इन्होंने कहाँ से लिया है, बाइबल से लिया है ये फ्रेज को, ये ध्यान रखना है। स्पिरिट्स मुंडी भी इन्होंने बाइबल से ही, नहीं सॉरी, यहाँ पे देख लेंगे। स्पिरिट्स जो मुंडी है ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब क्या हुआ, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप दुनिया की आत्मा। ये ईट्स का एक ना मिस्टिकल सिद्धांत था कि वो एक सामूहिक चेतना हो जिसमें दुनिया की सारी इमेजेस और यादें मौजूद हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इमेजरी का भी इन्होंने यूज़ किया है, ये अपने ध्यान रखना है। इमेजरी का भी इन्होंने, इमेजरी क्या होता है, जैसे कि पोएट क्या करेगा अपने पोइट्री में ऐसे शब्द का यूज़ करेगा ना जो हमारे मन में एक तस्वीर या एक एहसास पैदा करे, वो होता है इमेजरी। तो विजुअल है, लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। अब हमारे मन में हमने सोच लिया ना, शरीर, शेर का शरीर, इंसान का शरीर, ये एक ऐसा लगता है एक स्फिंक्स जैसे जानवर की डरावनी तस्वीर बनाता है ना तुरंत। अब वहाँ पे भी बता दिया गया है कि स्फिंक्स जैसे डरावने जानवर, तो तुरंत आपने तस्वीर देख लिया या अपने दिमाग में तस्वीर ले आया, या मैंने बताया कि ऐसा बॉडी है कि शेर की बॉडी है, फिर उसका जो सिर है वो आदमी का, आपने तुरंत इमेज ला दिया अपने दिमाग में, यानी कि हमारे मन में एक तस्वीर आ जाती है, एक एहसास पैदा हो जाता है, वो होता है इमेजरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे भी इन्होंने किनेस्थेटिक मूवमेंट को भी यूज़ किया, जैसे जैसे वो अपनी थाइस को हिला रहा था। ऑडिटरी साउंड है, फिर सिम्बॉलिज्म इन्होंने यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। साउंड डिवाइस है, एलिट्रेशन का भी यूज़ है, और कंसोनेंस का भी, असोनेंस का भी यूज़ है। यहाँ पे देखिए टर्निंग में आई की रिपीटिशन हो रही है, ठीक है, इसमें आर की रिपीटिशन हो रही है, जो आपका क्या बोल सकते हैं कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस में के और आर की रिपीटिशन हो रही है, कॉन्सोनेंस में के और आर की, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉन्सोनेंस में जैसे कि वैक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रैडल, तो के और आर की एक ना साउंड मतलब एक कर्कश प्रभाव पैदा कर रहा है। असोनेंस भी है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑलिट्रेशन भी है, एस बार बार आ रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। हाइपरबोली भी इन्होंने यूज़ किया है, ये भी आपने ध्यान रखना किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, जैसे कि श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, निश्चित रूप से सेकंड कमिंग होने वाली है, ठीक है, यानी कि निश्चित रूप से। यहाँ पे जो पोएट है ना वो भविष्य को लेकर पोएट डरा रहा है, उस पोएट का डर बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंटेक्स्ट एंड कंपोजिशन की अगर हम बात करें, काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें हैं, आप मैं दे दूँगी तो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं सोचती ना सब कुछ कंप्लीट कर दूँ। यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है, यहाँ पे ये चिनुआ एचबे का है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में आया था। टाइटल फ्रॉम ईट्स की लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, चिनुआ एचबे ने थिंग्स उनकी लाइन से लिया था। द सेकेंड कमिंग में आया ना ये लाइन, तीसरे नंबर पे है थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसको मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से इन्होंने ये अपने वर्क का टाइटल बना दिया, थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में आया था। टाइटल फ्रॉम ईट्स की लाइन, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, यहाँ से इन्होंने ले लिया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएंगे जॉन डिडियन। जॉन डिडियन ने स्लाउचिंग टूवार्ड्स करके लाइन है ना, स्लाउचिंग टूवार्ड्स बेथलहम, ये लाइनें हैं ना, यानी कि इसमें मतलब उन्हीं की लाइनें हैं। वहाँ से उन्होंने क्या किया है, अपने वर्क की टाइटल बना दिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अदर इन्फ्लुएंस भी है तो ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि और भी राइटर है, जैसे कि वॉकर पर्सी हैं, द सेकेंड कमिंग, रॉबर्ट बी पार्कर हैं, रॉबर्ट बी पार्कर जो मतलब जैसे कि ये जो आपके वॉकर पर्सी हैं, द सेकेंड कमिंग, रॉबर्ट बी पार्कर, द वाइंडिंग जायर, ये सब ने आपने क्या किया, टाइटल बनाया अपने वर्क का, ठीक है। रॉबर्ट बोक, स्लाउचिंग टुवार्ड्स, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये था। सबसे ज़्यादा पोएम तो बहुत छोटी थी, सबसे ज़्यादा जानते हो क्या हो गया था, ये इनका जो डिटेल्ड बायोग्राफी ये ज़्यादा हो गई थी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।